नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जो 5 अप्रैल की हैं वो आपके लिए परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप हाजिर हैं। आप इनको देखिए और चैनल पे नए हैं भाई साहब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम इसमें लेके आते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण स्टैटिक जी के जो भी हमारी स्टेट की आज की करंट्स न्यूज है, इस करंट्स अफेयर के साथ में हम डेली भाई साहब लिंक करते हैं स्टैटिक जी के और स्टेट जी के। उसके साथ साथ में पूरे वर्ल्ड की न्यूज आपको क्या है महत्वपूर्ण और किस देश ने क्या हमारे जो है परीक्षा में आने वाले जो एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट हैं क्या कमेंट्स आए, उन सारी चीज़ों को हम बताते हैं। साथ ही सब कुछ आप देखेंगे। आइए देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। और आप लगातार हमारे साथ बने तो आपको तो पता ही होगा कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन वानखेड़े स्टेडियम में पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी के सम्मान में सीट का नाम 2011 विश्व कप के विजयी छक्का वाली सीट पर किया जाएगा। भाई साहब, ये विजयी सिक्सर मारे थे क्या है, ठीक है। आपको पता है विजयी छक्का जो है हमारे महेंद्र सिंह धोनी ने मारा था, MS धोनी ने मारा था। ये हम 2011 वाला विश्व कप किसके विरुद्ध हमने खेला था, तो ये हमारा मैच हुआ था श्रीलंका के साथ में। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है भाई साहब। तो 2011 में हम जो है विश्व कप विजेता हैं और फिर इस साल विश्व कप हमारे इंडिया में हो रहा है, हमारे भारत में हो रहा है। तो इसके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी में जो है महेंद्र सिंह धोनी ने फाइनल बॉल में श्रीलंका के जो है नुआन कुलाशेखरा की गेंद पर अंतिम बॉल पे 6 मार के और 2011 का विश्व कप जो है भारत की झोली में डाल दिया था। उनके लिए हार्दिक बधाई। और उन्हीं के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन क्या करेगी कि ये जो है MS धोनी के नाम से उस सीट का नाम करेगी। ये आपको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए यहीं पे भाई साहब कि 2023 का विश्व कप किस देश में होगा भैया, तो 2023 वाला जो हमारा वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल एक दिवसीय मैचों का जो विश्व कप है ODI वर्ल्ड कप, तो ODI वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, ठीक है भाई साहब। इसे याद रखिएगा, ODI वर्ल्ड कप वेरी इंपॉर्टेंट छपेगा कोई भी परीक्षा आप दिलाने जा रहे हो, ठीक है। आगे देखें, लड़की के प्रेम में प्रेमी ने कवर्धा में दूल्हे के परिवार को। भाई साहब, बहुत मार्मिक न्यूज़ है। इस न्यूज़ से मैं बिल्कुल वाकिफ़ रहा और हमने देखा यहाँ पे भाई साहब की कवर्धा की न्यूज़ है। इसने एक होम थिएटर खरीदा और होम थिएटर जिसमें लोग सोचते हैं ठीक है अब शादी ब्याह हो गई चलो गाना बजाते हैं, भाई साहब इसने क्या किया कि उसमें बारूद अमोनियम नाइट्रेट पेट्रोल डाल के ये विस्फोट कर दिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कवर्धा की महत्वपूर्ण न्यूज़ है और इसमें दोस्तों ये प्रेम प्रसंगों के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। ये ज़्यादा चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। और वो जो लड़का है भाई साहब, वो लड़का 2 बच्चों का पिता है और 2 बच्चों का पिता होकर भी उसने एक लड़की से क्या इसने कहानी लिखा भाई साहब, थोड़ा सा आप उसको समझ लीजिए। बहुत ही मार्मिक है कि आजकल जो दहेज में लोग बहुत बड़े बड़े उपहार लेते हैं, देखिए अब दहेज भी लोगों को कम कर देना चाहिए। दहेज में ही आप देखिए कि ये उपहार मिला था और इसी उपहार में जो है रामनवमी के दिन जो है उस जो है बच्चे का जो है विवाह हुआ था। और यहीं जो है छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक चमारी गांव पड़ता है भाई साहब, उसी चमारी गांव की घटना है। और ये लड़का जो है क्या करता है, रामनवमी के दिन अब जो है ये इसका लड़की के साथ में जो ये ऐसा लोग मान रहे हैं कि पूर्व में इसका जो है अफेयर था और उससे प्रेम करता था। इसने ऐसा प्लान किया भाई साहब कि जो है लड़की की शादी हो गई और संयोग बस लड़की की विदाई नहीं हुई, ठीक है भाई साहब, लड़की की विदाई नहीं हुई। और लड़के का जो है जो दूल्हा है, दूल्हे का एकदम सगा भाई, दूल्हे का सगा भाई और स्वयं दूल्हा जैसे ही होम थिएटर निकाल के अपने बिजली के प्लग में उसका जो है बटन को ऑन करते हैं भाई साहब, ब्लास्ट होता है और उसमें पूरा घर तक उड़ जाता है। ये बहुत मार्मिक घटना है। इसमें भाई साहब 2 लोग खत्म हुए और गरीब का पूरा घर जो है भाई साहब पूरा विस्फोट में उसकी सारी दीवारें तहस की नहस हो गई। ये बहुत मार्मिक घटना है। और ये घटना में वो जो है अपराधी पकड़ा गया, अपराधी जो है पूरा सब कुछ कबूल किया, हमने क्यों किया कैसे किया। तो ये जो है कवर्धा और छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, इसे आप ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ग्राम पंचायत सादीवारा ने प्लास्टिक दो सोना लो अभियान एकदम महत्वपूर्ण है, छपेगा भाई साहब, क्योंकि ये कोई न्यूज़ अगर जम्मू कश्मीर की आती है तो वो छपती है। और ये तो अभियान है, और ये क्या अभियान है, प्लास्टिक मुक्त जो है कश्मीर को बनाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें आप देखें करीब 20 जो है कुंटल के आसपास में अगर आप क्या होता है प्लास्टिक लेके आते हैं तो क्या आपको एक सोने का सिक्का ग्राम पंचायत देगी। और इसका पूरा जो है बहुत फायदा हुआ है। इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत अच्छी जो है वो ये पहल है। इसमें क्या है, प्लास्टिक दो कचरा लो अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया है। पूछ लिया जाए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो आप आएगा चूंकि जम्मू कश्मीर अब क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। धारा 370 यहीं से जो है मोदी सरकार ने हटा दिया था, अभी केंद्र शासित प्रदेश है। और इसी केंद्र शासित प्रदेश के जो है उपराज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा को आप याद रखिएगा, ये जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, ठीक है। वहाँ पे
महबूबा मुफ्ती जी हैं, उन्हें अपनी नई पार्टी बना लिया। और ये भैया खई के पान बनारस वाला, ठीक है, आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जो है ये गाए थे। इस जो है बनारसी पान और बनारस के लंगड़ा आम को क्या मिला है भाई साहब, जीआई टैग। जीआई टैग का फुल फॉर्म आप जानते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसे कहते हैं। दोस्तों 2004 में पहली बार जियोग्राफिकल जीआई टैग जो मिला था, हमारी दार्जिलिंग को चाय मिला था, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये जो दार्जिलिंग वाली चाय है पश्चिम बंगाल की, इसको जीआई टैग मिला था। इसे ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, स्टार लगा के रखिएगा। जो है पहली बार जीआई टैग किसे मिला था, 2004 में दार्जिलिंग की चाय को। और उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए कि बनारस के लंगड़ा आम को क्या मिला है, लंगड़ा आम को और बनारसी पान को। आप जो है ये गाना सुने होंगे ना कि खई के पान बनारस वाला। अब ये भाई साहब आप देख रहे होंगे आजकल जीआई टैग इतना चर्चा में क्यों है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, क्योंकि अभी आप ये तो क्या बनारस का लंगड़ा आम, यहाँ जो है ये आपका बनारसी पान। तो पहले बनारसी पान के बारे में जान लीजिए और जीआई टैग के बारे में हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जीआई टैग महत्वपूर्ण क्यों है। भाई साहब जो किसी चीज़ को जब जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाता है तो जो हमारी विश्व बाजार है, दुनिया भर की मार्केट में जो है उस चीज़ की डिमांड क्या होती है, वो डिमांड अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो डिमांड क्या होगा, अब इन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी और इससे हमारा क्या होगा, हमारे देश में इनकम होगी, आय होगी, ठीक है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसीलिए दिया जाता है। ये दोस्तों पूछ लिया जाए कब का अधिनियम है, तो 1999 के अधिनियम के तहत लागू कब से है, 2000 जो है 3 से लागू है। और ये 2000 यहाँ देखिए 2004 में, इसको ध्यान दीजिएगा, 2004 से क्या है, 2004 से इसमें जो है पहली बार दार्जिलिंग की चाय को मिला था, पश्चिम बंगाल वाली को, आप याद रखिएगा, ठीक है। हम इसके और भी बहुत चीज़ों को मिला है, उसके बारे में हम बताएंगे। लद्दाख की ये अभी तो जो खास न्यूज़ है, इसके बाद जब हम एमसीक्यू देखेंगे तो एमसीक्यू में सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। जो लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी, भाई साहब गजब की नक्काशी है, उस नक्काशी को क्या मिला है, उस नक्काशी को मिला है जीआई टैग। अब मतलब लद्दाख के इस प्रोफेशन को भी जो है बढ़ावा देने की जो है जिम्मा सरकार ने उठा लिया है। भाई साहब देखिए आगे क्या है महत्वपूर्ण खास, ये हमने इस न्यूज़ को क्यों यहाँ पे लिया है, सिक्किम स्थित नाथुला दर्रा में हिमस्खलन हुआ है दोस्तों। वहाँ पे पूरी बर्फ की चादर ही किस पे आ गई, ये पूरे जो है रोड पे आ गई, ऐसे ऐसे जो है यहाँ पूरे बर्फ के पहाड़ हैं और यहाँ पे पूरी ये सब क्या है, रोड पे आ गए दोस्तों। जितने लोग थे उतने लोग क्या हुए, सब इसमें दब गए। कितनी गाड़ियाँ दब गई हैं इस बर्फ की चादर में, जो यहाँ से यात्रा कर रहे थे, कितने पर्यटक लोग। तो हमने इस प्रश्न को यहाँ पे इसलिए लिया है कि अब ये आपको याद रहेगा कि नाथुला दर्रा कहाँ पे पड़ता है। तो नाथुला दर्रा कहाँ पड़ेगा भैया, नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ेगा, ठीक है। अब सिक्किम को आप याद रख लीजिएगा, सिक्किम का जो है नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है इसको लिया है। वहाँ के मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो प्रेम सिंह तमांग को आपको याद रखना है। कौन सा, यहाँ पे लिखे हुए हैं मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, आपको याद रखना है। ये सिक्किम के क्या हो जाएंगे, ये मुख्यमंत्री हो जाएंगे, प्रेम सिंह तमांग को आपको याद रखना है। आगे बढ़े भाई साहब, यूक्रेन युद्ध के दौरान फिनलैंड बना नाटो का सदस्य, रूस ने दी जवाबी कार्रवाई दम की। अति महत्वपूर्ण न्यूज है भाई साहब, क्योंकि आप देखिए कि नाटो का हमने पूरा इतिहास जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो पढ़ाया था, और नाटो वाली क्लास आप देख लीजिए, बहुत जरूरी है, नाटो एग्जाम में आएगा। अभी जो है नाटो से यूक्रेन की मिलने की जो जिद थी भाई साहब वो खत्म नहीं हुई। ये यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन की जो मिलने की जिद थी वो भी खत्म नहीं हुई, और एक उसी का पड़ोसी मिल गया है जिसका नाम है फिनलैंड। लगभग 1300 किलोमीटर से ज़्यादा की जो है बाउंड्री लगती है किसके साथ में, तो रसिया के साथ में लगती है। रसिया ने कहा भाई साहब हम तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, इसको भी चेतावनी दे दिया है कि इसका जो है फायदा जो है इनको, क्योंकि यूक्रेन भी उसी के बॉर्डर से लगा हुआ है रसिया के, और ये फिनलैंड भी। अब यूक्रेन के साथ में तो लफड़ा चल ही रहा है, तो ये देखिए नाटो के सदस्यों ने कहा कि भाई जिसके साथ में युद्ध हो रहा है कोई बात नहीं, अभी जो बचा है उसको फिनलैंड को बचा लो, क्योंकि फिनलैंड को इसको जो है ये इसका रसिया का एकदम बॉर्डर से लगा हुआ है, एकदम करंट न्यूज है। इसको लेकर टोटल कितने देश हो गए, तो अब जो है नाटो में टोटल सदस्यों की संख्या 31 हो गई है। सबसे नवीन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ये यूक्रेन से लगा हुआ है आपका फिनलैंड, और उसी जो है यूक्रेन और फिनलैंड दोनों अपना बॉर्डर साझा करते हैं इस रसिया के साथ में, तो इसे याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो फिनलैंड है भाई साहब, ये फिनलैंड 1300 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है, और फिनलैंड के ऊपर खतरा मंडराना चालू हो गया है, क्योंकि अब इसके ऊपर रूस कभी ना कभी अटैक जरूर करेगा, क्योंकि इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप इसको स्टार लगाइए। सबसे नवीन देश पूछा जाएगा, अभी एग्जाम में आने वाला है कि नाटो में जुड़ने वाला, एकदम स्टार लगाइए। सबसे नवीन देश कौन है, सबसे नवीन देश फिनलैंड है, इसे याद रखना है। इसको लेकर टोटल 31 देश नाटो के सदस्य हो चुके हैं, और रूस का अगला टारगेट आप स्टार लगाइए,
और ये हमारी भविष्यवाणी भी आप देखिए कि फिनलैंड उसके टारगेट में अब आ चुका है, धमकी उसको मिल चुकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा और इसे जो है 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। दोस्तों हाल ही में पोलैंड में आयोजित एकदम लल्लन टॉप भाई साहब, ये भी छपेगा। क्यों छपेगा? क्योंकि 95 साल की हैं, ठीक है, 1-2 साल की नहीं, 95 साल की ये माता जी हैं जो है, और इन्होंने क्या जीता है? 3 जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसे आपको याद रखना है। कहाँ जीता है? पोलैंड में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 95 साल की भगनानी देवी, ठीक है भाई साहब, इनका पूरा नाम हो जाएगा भगनानी देवी। भगनानी देवी ने क्या जीता है? भगनानी ने जीता है 3 स्वर्ण पदक। कहाँ पे जीता है? इंडोर चैंपियनशिप 2023 में। ये कौन कौन से गेम में जीती हैं तो हम आपको भी बताएंगे दोस्तों। ये एथलेटिक्स में है, उसके बाद ये जो है आपका जो है ये खो खो वाला जो आता है, इसका हम पूरा डिटेलिंग करेंगे। आप अभी जो है इसको देख लीजिए, इसके पूरे डिटेल में आप आ जाएगा जो है कौन कौन सा आएगा, तो उसमें आपका कुश्ती भी मिल जाएगा, ठीक है। एक भाई साहब 95 साल की उम्र में दादी माँ जो कुश्ती में स्वर्ण पदक लेके आई हैं, और उनका संदेश आप सभी के लिए है कि भैया खूब खाओ पियो खेलो और जाके जो है स्वर्ण पदक जो है विदेशों में जीतो। तो ये हमारी भगनानी देवी डागर से हमारे देश के युवाओं को सोचना चाहिए। 95 साल की हमारी दादी माँ 3 स्वर्ण पदक जीत के आई हैं पोलैंड में, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, दादी माँ ने जीता स्वर्ण पदक। ये दादी माँ कहाँ जीती हैं स्वर्ण पदक? इसे याद रखिएगा, छपेगा भाई साहब। 95 साल की उम्र में 3 स्वर्ण पदक जीतना ये छोटी मोटी बात नहीं है। और उसमें भी एक खेल इनका कुश्ती था, और उसके बाद जो है इनके 2 खेल और हैं। आप जो है लास्ट तक रहिए, उसके बारे में भी हमने MCQ में लिया है उसको। दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की विकास दर 6.6% रहने का जो है अनुमान घटा दिया। मतलब क्या हुआ? मुद्रास्फीति इन्होंने क्या किया भैया? ये मुद्रास्फीति का क्वेश्चन आ गया, अर्थशास्त्र जो है इसमें आपको मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया है कि हमारे पहले 6.6% के स्थान पर 6.3% विकास रहने का अनुमान किसने लगाया है? वर्ल्ड बैंक ने लगाया है। इसे आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक को, ठीक है भाई साहब। वर्ल्ड बैंक का ये अनुमान है। आइए आगे देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण। यूपी विधान परिषद में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कुलपति तारिक मंसूर और साकेत मिश्रा को 6 लोगों को किया क्या? मनोनीत। कहाँ के लिए मनोनीत किया है? तो आप जानते हैं कि यूपी में क्या है, विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है। अब जब वहाँ विधान परिषद आ जाती है तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया विधान परिषद की टोटल कितनी सीट है? तो आप जानिए कि यूपी में टोटल 100 सीट हैं, किसकी? विधानसभा की। आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा की कितनी है, तो लोकसभा की 80 सीट हो जाएंगी और विधानसभा की 403 सीट हो जाएंगी। राज्यपाल आपने देखा आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर वाले बाबा को आप याद रखिएगा। यहीं पे दोस्तों अभी बनारस में क्या है? बनारस में जो है बनारसी पान को क्या है, जो है GI टैग मिला है, इसे भी याद रखिएगा। बनारस के लंगड़ा आम को हमने आपको पढ़ाया था, मध्य प्रदेश वाला भी जो मध्य प्रदेश के सुंदराजा आम को GI टैग मिला था, उसे भी आपको याद रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। विधानसभा की टोटल सीट हो जाएंगी 403 और लोकसभा की जो है 80 और विधान परिषद की हो जाएंगी 100, ठीक है। और यहाँ पे बनारसी पान जो है उसको मिला है GI टैग, अभी हाल ही में मिला है। और टोटल यूपी में GI टैग की बात किया जाए 45 वस्तुओं को GI टैग मिल चुका है, ठीक है। और इसी साल लगभग 11 वस्तुओं को GI टैग मिला है, इसे आपको याद रखना है। अब आप जान लीजिए ये भाई साहब कौन है? तो ये जो हमारे कुलपति हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, ये तारिक मंसूर साहब क्या हैं? अभी विधान परिषद में विधायक चुन लिए गए हैं। साकेत मिश्रा को जान लीजिए, ये कौन है भैया? तो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार रह चुके हैं ये जो है साकेत मिश्रा जी। अब इनको विधान परिषद से चुन लिया गया, तो साकेत जी आ गए और ये तारिक भाई साहब आ गए। ये दोनों लोग क्या हैं? अब ये देखिए, एक तरफ से पंडित, एक तरफ से मुस्लिम, बहुत अच्छा जातीय समीकरण जो है बीजेपी ने वहाँ पे सेट किया है विधान परिषद में भी लोगों को भेजने का। तो इन्हें याद रखिएगा, साकेत मिश्रा जो है प्रधानमंत्री जी के सलाहकार रह चुके हैं, ठीक है। तमिल लोक गायिका एक जो देखिए भाई साहब, निधन तो पूछा ही जाता है एग्जाम में, हम इसीलिए डेली 1-2 जो है निधन आपके लिए लेकर आते हैं कि जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारे तमिलनाडु की लोक गायिका है जिनका नाम है रम्मानी अम्मल। इनका दोस्तों निधन हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ की हैं? तो हमारे तमिलनाडु की हैं। तमिलनाडु बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है, इसके बारे में भी हम पूरी चर्चा आपसे करने वाले हैं। आइए अगली न्यूज़ देखिए क्या है खास के दोस्तों, सामाजिक अन्याय। अब ये अति महत्वपूर्ण जयंती है। सामाजिक अन्याय एवं अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई की अगुआ पूर्व प्रधानमंत्री जगजीवन
जगजीवन राम की आज 116वीं जयंती। तो भाई साहब जगजीवन राम की आज क्या है, 116वीं जयंती है, इसे आपको याद रखना है। और ये जयंती जो एग्जाम में आएगी, जगजीवन राम की जयंती कब मनाई जाती है, तो 116वीं जयंती अभी हाल ही में आज मनाई जा रही है, इसे आपको याद रखना है। अब आइए आपको हम जो है मिलवाते हैं समसामयिक प्रश्नोत्तर और सामान्यतः परीक्षा में पूछे जाने वाले लल्लन टॉप प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आज के करंट अफेयर से देखिए दोस्तों, अभी ये हमारा युद्धाभ्यास स्लाइनेक्स 2023, ये दोस्तों कौन कौन से देश के बीच है, नौसैनिक जो है संयुक्त युद्धाभ्यास है, भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है, इसका आयोजन अभी हो रहा है। युद्धाभ्यास क्या है, इसका नाम है भाई साहब स्लाइनेक्स, इसे आपको याद रखना है। अब स्लाइनेक्स क्यों याद रखेंगे, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी के साथ में हो रहा है। और पड़ोसी कौन है, तो हमारे भगवान राम जहाँ गए थे लंका में और लंका से सीता जी को उठा लाए थे, ठीक है। तो सीता जी का जो अपहरण उन्होंने किया था, तो भगवान श्री राम की नगरी में जो है आप देखिए हमारा श्रीलंका के साथ क्या हो रहा है, स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास हो रहा है। अभी अयोध्या में राम मंदिर बन ही रहा है, आप देख रहे हैं। तो जो है श्रीलंका के साथ में होता है जो है श्रीलंका स्लाइनेक्स, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में ये युद्धाभ्यास अभी आज भी चल रहा है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और भारत पाकिस्तान के भाई साहब जो है ये कीजिए, ये आप जान लीजिए, अति महत्वपूर्ण हम आपसे बात बताने चल रहे हैं कि जो भारत श्रीलंका के साथ हमारा क्या होता है, युद्धाभ्यास होता है। भारत जापान के साथ क्या होता है, युद्धाभ्यास। भारत मालदीव के पास युद्धाभ्यास। लेकिन जब युद्ध होता है तो हर जगह से हम युद्धाभ्यास करते हैं और पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने की तैयारी करते हैं। किसके किसके साथ हम युद्ध लड़ने की तैयारी में हमेशा रहते हैं, तो भाई साहब जो हमारे बॉर्डर से लगे हैं, जो हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, उसके लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। और हम जो है ये श्रीलंका से युद्ध जो है, श्रीलंका के साथ में अमेरिका, यूएसए, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी देश हैं सबके साथ अभ्यास करेंगे और आके जो है किसके ऊपर जो हावी रहेंगे, पाकिस्तान के ऊपर तैयार रहते हैं। भाई साहब जो है पहले हमारे ऊपर हमला करो, फिर हम आपके 71,000 सैनिकों को सरेंडर कराएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि युद्धाभ्यास जो हमारा स्लाइनेक्स है, ये किन किन देशों के बीच होता है, तो ये आपका हो जाता है स्लाइनेक्स। और ये स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल पूरी तरह से सत्य वचन हो जाएगा। अब देखिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एकदम एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे कौन से हैं, ये हमारे, इनका नाम है अजीत डोभाल। और इन्होंने अभी जो यात्रा की है, इनके ऊपर वहाँ जो है अजीत डोभाल में एक जो है ड्रोन दिखा, ये चर्चा में है। ये जो है वहाँ अभी आपके जो मध्य प्रदेश वाला धाम का है, महाकालेश्वर, महाकाल में दर्शन करने गए थे। तो वहाँ पे ये जो है दोस्तों हमारे सुरक्षा सलाहकार को जो सुरक्षा को थोड़ा सा खतरा उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए चर्चा में है। अजीत डोभाल साहब का आप नाम याद रखिएगा, ये हमेशा चर्चा में ही रहते हैं। और इसके बाद ये देखिए, ये अगला वाला प्रश्न क्या है, पंचग्राम बैगा उत्सव। भैया ये छपे गए जो है जम्मू कश्मीर की न्यूज़ तो आप छोड़ना नहीं है, और ये आएगा। ये पंचग्राम बैगा उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है ये बिल्कुल बहुत तरीके से जो है उसको संभाल रहे हैं, जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाथला नहीं है भैया, नाथुला दर्रा है। यही नाथुला दर्रा कहाँ पड़ेगा, सिक्किम में। यहाँ हिमस्खलन के कारण बहुत लोगों की हालत खराब हो गई है, बहुत लोग जो है इस दुनिया में नहीं भी रहे भाई साहब। अब ये देखिए, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी यहाँ पे चर्चा चल रहा है भाई साहब, और ये NCERT के लिए एकदम परफेक्ट न्यूज़ है। ये आएगा भाई, बोल रहे मुगल साम्राज्य को, मुगल शासन को NCERT ने सिलेबस से हटा दिया। बिल्कुल, ये वहाँ के महानिदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी जी ने कहा है, ऐसा NCERT ने कुछ भी नहीं किया है। ये एकदम पूरी तरह से प्रोपोगंडा जो है दूसरे लोगों द्वारा या दूसरी पार्टियों द्वारा फैलाया जा रहा है। NCERT ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो है किसी भी सिलेबस से जो है मुगल साम्राज्य को, या मुगल तो हमारे देश के इतिहास है, इनको कैसे हटाया जा सकता है भाई साहब, ऐसी जो है उल्टी सीधी सोच रखना भी अच्छी बात नहीं है। तो जो है चैप्टर से मुगल साम्राज्य को हटाया नहीं गया है, ये दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा है। तो NCERT के डायरेक्टर कौन है, दिनेश प्रसाद सकलानी। ये एग्जाम में आ सकते हैं, चर्चा में है तो एग्जाम में क्यों नहीं आएंगे। अब आगे देख लीजिए, अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, BBR सुब्रमण्यम। जब आप देखते हैं कि नीति आयोग के CEO आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आपको बताना पड़ जाता है कि नीति आयोग के CEO कौन है, तो BBR सुब्रमण्यम। भैया बात आ जाती है पुनीत मोंगा जी, पुनीत मैडम यहाँ पे हैं। तो आप जानते हैं कि एक मूवी आपने देखा है द एलिफेंट विस्पर्स, आपने नहीं देखा होगा क्योंकि ये OTT प्लेटफॉर्म पर है, ठीक है। ये आप लोग नहीं देख पाएंगे अपने टीवी पर। और ऊपर से जो भाई फ्री वाले हैं जो है टाटा स्काई में, वो क्या बोलते हैं, वो जो DTH डायरेक्ट टू होम में, DTH में ये व्यवस्था नहीं है। तो ये आप देखिए कि द एलिफेंट विस्पर्स को क्या मिला है भैया, तो द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है ऑस्कर अवार्ड, इसे आपको याद रखिएगा, ऑस्कर अवार्ड मिला है। क्या शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड मिला है, और इसी की डायरेक्टर है पुनीत मोंगा, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। बात आ जाती है MM किरवानी की, तो MM किरवानी का संबंध भी किससे है, ऑस्कर
अवार्ड से है। एक मूवी आपने देखा RR, और RR में एक गाना था क्या, नाटू नाटू। तो नाटू नाटू जो है भाई साहब, ये जो सॉन्ग है नाटू नाटू, ये जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में आ गया है। किसमें, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसी नाटू नाटू गाने कंपोजर कौन है, MM किरवानी है। ऑस्कर अवार्ड इन्होंने अपने हाथ में लिया था, इसे आपको याद रखना है। जब ये पूछ लिया जाए इस फिल्म के हीरो कौन है भैया, तो इसमें आपने देखा कि जूनियर जो NTR हैं, जूनियर NTR, और हमारे भैया कौन, रामचरण जी, ठीक है, रामचरण और कौन, जूनियर NTR, दोनों हीरो थे। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे जिसको ऑस्कर मिला है, तो इसको SS राजमौली को आप जानते हैं भैया। ये राजमौली साहब को आप याद रखना है। राजमौली अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारी परीक्षा के लिए, सब छपने वाले प्रश्न हैं, इन्हें आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई, अति महत्वपूर्ण योजना है स्टैंड अप इंडिया। अब बहुत लोग इससे समझ रहे होंगे आखिर में ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है भाई साहब। तो स्टैंड अप इंडिया की उद्देश्य है भाई साहब, जो हमारे SC और ST समाज की, ठीक है, जो हमारे SC और ST समाज के लोग हैं, जो पहले से वंचित वर्ग हैं, ये स्कीम स्पेशली उनके लिए थी, मोदी सरकार की, ठीक है। मोदी सरकार ने इसको, ये योजना खाली इन लोगों के लिए लाया है, और यहाँ की महिलाओं को 80% से ज़्यादा महिलाओं को इसमें लोन दिया गया है कि उन लोगों को लोन आसानी से उपलब्ध कराना जिनको अभी तक नहीं मिल पा रहा था। तो ये है भारत का स्टैंड अप इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 5 अप्रैल 2016, ये तारीख याद रखिएगा, 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया मिशन की शुरुआत होती है। 31 मई 2019 को क्या होता है, यहाँ पर भी 1 मई 2016 और 24 जनवरी 2019, इन सब के भी बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर बात आपसे कर लें कि जो है स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई, तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर आप जो है जान चुके हैं कि इसका जो है 5 अप्रैल है, हमने आपको बताया, इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैंड अप इंडिया मिशन, ये स्टैंड अप इंडिया मिशन SC और ST वर्ग के महिलाओं को या ST वर्ग के लोगों को ये ऋण देने का है कि जिनको अभी तक ऋण या लोन कहीं से नहीं मिलता है उनको ऋण दिया जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 31 मई 2019 की। तो जब आप देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है 31 मई 2019 को चालू हुई थी। इसके तहत दोस्तों 18 से 40 साल तक के लोग पात्र हैं, और इसमें क्या है, सरकार 5,000 रुपये आपको एकदम फिक्स पेंशन देगी जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो, ठीक है भाई साहब। और हम जब बात कर लेते हैं यहाँ पे 1 मई 2016 की, तो 1 मई 2016 को आप क्या हुआ था भाई साहब, याद करिए, कुछ याद आ रहा है, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना आई थी, ठीक है, उज्ज्वला योजना। और उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को फ्री गैस जो सिलेंडर है, वो गैस सिलेंडर इसमें दिया जा रहा था। इसमें सरकार फ्री नहीं दे रही थी भाई साहब, मदद कर रही थी, ठीक है, मदद कर रही थी। उज्ज्वला योजना किससे, गैस सिलेंडर से संबंधित है। 24 जनवरी 2019 किसान सम्मान निधि, आप जानते होंगे, इसको याद रखिएगा। इसके तहत क्या मिलता है, किसान सम्मान निधि, जो 6,000 रुपये हमारे किसानों को मिलता है, जो है हर 3 महीने में 2,000, सालाना 6,000, ये हमारी मोदी सरकार जो है किसानों को दे रही है। आइए इन चारों स्कीमों के बारे में आप देखते हुए चलिए। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई, अब आप यहाँ देख लीजिए कि 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, ठीक है। स्टैंड अप के बारे में हमने आपको पूरा बताया ही। अब ये देख लीजिए कि स्टैंड अप वाला हमने आपको समझाया ना भाई साहब, कंफ्यूजन में नहीं आना है। ये जो स्टैंड अप इंडिया है, ये क्या है, ऋण वाली योजना है, ठीक है, और इसमें हमारे ST SC समाज के लोगों को और ज़्यादातर महिलाओं को क्या है, ऋण दिया गया है। तो ये 5 अप्रैल स्टैंड अप इंडिया वही है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे आप देखेंगे कि अब जो है उसके दूसरे ऑप्शन में है, क्या है, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कि 31 मई को प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना प्रारंभ होती है। 60 साल के किसानों को न्यूनतम 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसमें क्या होगा कि हमारा जो किसान है जितना जमा करेगा, अंशदाता के बराबर राशि केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा करेगी। अगर आप भैया 1,000 जमा करते हैं और आप जो है 60 साल के किसान जो 18 से 40 के बीच में हो और आप जो किसी जॉब में नहीं है, तो ये फॉर्म आप जरूर फिलअप कर दीजिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपना पैसा अगर आप जो है बचा के अपने खाते में जमा करेंगे, आप जो है 1,000 जमा करोगे तो सरकार भी 1,000 जमा करेगी और टोटल हो जाएगा 2,000। तो बहुत अच्छी स्कीम है भाई साहब। यही तो हम लोगों के साथ में, गवर्नमेंट कर्मचारियों के साथ में भी तो यही होता है कि हमारा जितना पैसा करता था उतना सरकार भी अपना अंशदान देती थी, ठीक है। तो ये नई पेंशन स्कीम में ऐसा है, पुरानी पेंशन में जो है ऐसा नहीं है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। पात्र व्यक्ति इसमें पूछे जाते हैं, तो पात्र व्यक्ति 18 से 40 साल के किसान हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेहद ही खास सेशन है भाई साहब, स्टार लगा के चलिए, सब एग्जाम में आते हैं। अब ये देखिए 1 मई 2016, भैया 1 मई 2016 इतनी महत्वपूर्ण डेट है हमारी महिलाओं के लिए, हमारे वुमेन्स पावर के लिए। महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य किया। ये दोस्तों 8 करोड़ लोगों को, जो 8 करोड़ महिलाओं को जो है निःशुल्क रसोई कनेक्शन, मतलब कनेक्शन आपको इसमें फ्री में मिलेगा, कनेक्शन कोई चार्ज नहीं लगेगा।
जो लाभार्थी कौन होगा, तो बिलो टू पॉवर्टी लाइन मतलब बीपीएल वाले, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे वाले, ठीक है। एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपये, कितने सौ रुपये सहायता, 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भाई साहब। और क्या लेंगे, सरकार आपका आके पेट में खाना डाल देगी क्या। अब इससे ज़्यादा योजनाएं तो हमें लगता है कि आज़ादी के बाद अभी भी इतनी योजनाएं हमारे देश में चल रही हैं। आप इन्हें याद रखिए। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब हम देखते हैं 1 मई 2016 क्या हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए, इसकी थीम क्या थी, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इसमें क्या था भाई साहब कि 2016 से 2019 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के 5 करोड़ परिवारों का लक्ष्य रखा गया था, जिसका बाद में लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया था। यही है आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, इसे आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई साहब। और ये क्या था, ये प्रधानमंत्री जो है ये बलिया वाला है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन में नहीं आना है भाई साहब। एकदम अति महत्वपूर्ण सेशन है और एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है भाई साहब। आगे देखिए 24 जनवरी को क्या हुआ था भैया, तो 24 जनवरी को हुआ था किसान सम्मान निधि, और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हुआ था, पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। सभी किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। आगे की तरफ बढ़े, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या है टोटल 100 सीट है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में। मुस्लिमगढ़ जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनको भी जो है बना दिया गया है, इसमें जो है अब ये बन चुके हैं भाई साहब विधायक, और जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे साकेत मिश्रा भी बने हैं। हाल ही में आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री वहाँ की राज्यपाल ने इनको नियुक्त किया है। 403 यहाँ पे जो है आपकी विधानसभा की सीट हो जाएंगी, लोकसभा की सीट आपको हो जाएगी जो 80। और ये पूछ लिया जाए कि अभी विधान परिषद में बीजेपी वाले कितने हैं भाई साहब, तो अभी जो बीजेपी के विधायकों की संख्या है विधान परिषद उत्तर प्रदेश में 74 बीजेपी के हैं, और बाकी सपा बसपा ये सब एक एक जो है इनके लोग हैं, जो टोटल 100 है, तो इसमें जो है आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, बीजेपी के अकेले 74 है भाई साहब। रूस के राष्ट्रपति बहुत चर्चा में है भाई साहब, धमकी दे दिया है कि इसको सबसे जो है नाटो में मिलने वाला सबसे नवीनतम देश कौन सा है, फिनलैंड को आपको याद रखना है। तो फिनलैंड क्या है, नाटो में जुड़ रहा है, और ये जो है भाई साहब ये 31वां देश होगा, इसे भी याद रखना है। यूक्रेन को जो है बहुत यूक्रेन परेशान था मिलने के लिए, तो यूक्रेन खाली नाटो में मिलने की जिद के कारण जो है जेलेंस्की 1 साल से जो है रसिया का अटैक चल रहे हैं, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है भैया, रानिल विक्रमसिंघे हैं, इन्हें आपको याद रखना है। चूंकि श्रीलंका के साथ में हमारा समुद्री अभ्यास कौन सा होता है, तो आप बता दीजिएगा, स्लाइनेक्स जो है ये समुद्री अभ्यास अभी हम श्रीलंका के साथ में कर रहे हैं। वहाँ के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। दोस्तों नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पेंडोले को आपको याद रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम कल का रिविजन भी आपको कराएंगे, एकदम आप जो टेंशन मत लीजिए। अब ये देखिए हमने यहाँ पे ले लिया है, हाल ही में भगनानी देवी ने किन किन खेलों में मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, तो भैया 60 फुट डिस्कस थ्रो और कुश्ती 3 खेलों में उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीता है। किसने, हमारी दादी अम्मा ने, ठीक है। ये दादी अम्मा है भैया, 95 साल की हैं, और इनकी उम्र से गुणा करो तो लगभग 3 बार गुणा करोगे तब इनकी उम्र के बराबर पहुंचते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि हमारी और इनकी उम्र में जो है अनुपात 1:3 का है। अब आप देख लीजिए कि मेरी उम्र कितनी है और इनकी उम्र कितनी है। अब मैथ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं अगर रेशियो की थोड़ी सी जानकारी है। तो अभी जितने युवा तैयारी कर रहे हैं भैया, उनकी जो है उम्र का अनुपात दादी अम्मा और इनकी उम्र का अनुपात, ये दादी अम्मा की उम्र का है, और ये अभी जो हमारे एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं, ये अभी लड़के जो तैयारी करने वाले हैं, इनकी उम्र का अनुपात कितना है, 1:3 है। अगर वर्तमान उम्र इनकी जो है मान लें कि 14 साल है, तो उनकी उम्र बताइए। ये ऐसे ही तो रेशियो क्वेश्चन बनते हैं, गणित भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है भाई साहब। तो अभी स्वर्ण पदक जीता है 60 फुट डिस्कस थ्रो और कुश्ती जो है भगनानी देवी ने किन किन खेलों में मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप, तो ये स्वर्ण पदक जीता है 60 फुट डिस्कस थ्रो और कुश्ती, इसे आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ें, करंट अफेयर में एकदम ऐसा तड़का लगेगा आपको आनंद आ जाएगा भाई साहब। दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा संगठन जिसे कहते हैं नाटो भाई साहब, ठीक है। और इसी नाटो ने यूक्रेन को बर्बाद करके रख दिया है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म बता दीजिएगा, ठीक है। ये संगठन दोस्तों अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 31 हैं दोस्तों। ये नवीनतम सदस्य कौन है, तो नवीनतम सदस्य
फिनलैंड ये जो है नाटो में जुड़ने वाला नवीनतम सदस्य है। एकदम स्टार लगा के रखिएगा, ये क्वेश्चन छपेगा कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा संगठन जिसका नाम नाटो है, नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का नवीनतम सदस्य देश बना है कौन भैया? ये बना है यूक्रेन। नाटो की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा जाएगा, तो आप बता दीजिएगा कि ये जो है 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। ये उसकी स्थापना की डेट है। ये पूछा जाता है स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसे भी आपको याद रखना है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा बहुत अच्छा किया गया कारनामा था कि कोई छोटे देशों को परेशान न करने पाए। अब देखिए ये प्रश्न भी एकदम छपेगा कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा संगठन नाटो का नवीनतम सदस्य फिनलैंड बनने के बाद नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? ये प्रश्न पूछने का दूसरा तरीका, तो बता दीजिएगा। अभी टोटल 31 देश हैं। नाटो वाली क्लास आप देख लीजिए, 1 साल पहले उस क्लास को हमने इतना परफेक्ट तरीके से पढ़ाया है। आखिर में नाटो का गठन क्यों हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार की भी क्लासेस आप देख लीजिएगा, और कल उसके हम आपको वीडियो पिक्चर भी इसमें लगा के दिखाएंगे। नाटो की स्थापना कब हुई पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई है। 3 जून 1947 को क्या हुआ था भैया, तो विभाजन विभीषण जो है इसी दिन जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन, ये बंटवारा का डेट है। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान दिवस हम इसी दिन मनाते हैं। संविधान के कुछ प्रावधानों को अंगीकार और अंगीकृत किया गया है। ये अति महत्वपूर्ण है, सभी से आपको जोड़ते चलेंगे। अब ये देख लीजिए भाई साहब, अति महत्वपूर्ण आ गया। वाराणसी के जो है बनारसी पान को तो मिला ही है, ठीक है, वो जो खई के पान बनारस वाला, तो ये वही है भाई साहब। बनारस वाले पान को क्या मिल चुका है, ये जो है इसको मिल चुका है क्या, जीआई टैग मिल चुका है, जिसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। उसके साथ में ही हम जो आदम चीनी चावल एक प्रजाति है ये मिला है। अगर आपसे छत्तीसगढ़ में पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी धमतरी से एक जो है चावल को जीआई टैग मिला है। इसी क्लास में रहिए, उसको भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और अभी आप देखिए कि जो बनारस के लगभग 22 उत्पादों को जो है क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 45 जीआई टैग जो है वाले यहाँ पे वस्तुओं की बिक्री हो रही है। हाल ही में जो मिला है वाराणसी के भाटा बैगन, चंदैनी, ये वहीं वाराणसी में पड़ेगा चंदौली, वहाँ का आदम चीनी चावल और हथकरघा उत्पादन, इनको जो है जीआई टैग मिला हुआ है। और उसके बाद बनारसी आम को आप याद रखिएगा। पूछ लिया जाए जो है सुंदराजा आम कहाँ का है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो भैया ये रीवा का पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। आप याद रखिएगा, मामा की नगरी वाले को सुंदराजा आम मिला है। छत्तीसगढ़ में जो है अभी किस चावल को मिला है, तो एक धमतरी का चावल है भैया, ये धमतरी वाला चावल है। और एक आप जो है एक चावल और मिला है जो जसपुर का है, ठीक है। तो ये दोनों चावल का नाम आप हमें छाप करके जो है बताइए कि छत्तीसगढ़ के 2 चावल को भी, ये धमतरी वाले को हाल ही में मिला है, ये आईएमपी है, और जसपुर वाला कौन मिला था ये हमें बताइएगा छाप के, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में धमतरी के कौन से चावल को जो है मिला है जीआई टैग। हमने इसको पढ़ाया है और आपने कल की क्लास नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। जीआई टैग के तहत रजिस्टर्ड उत्पादों की डिमांड दुनिया भर में बढ़ने लगती है। अगर किसी वस्तु को हम अपने यहाँ का जीआई टैग प्रदान कर देते हैं तो पूरे वर्ल्ड में उसकी क्या है, उसकी मांग जो है बढ़ने लग जाती है कि हाँ भाई ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ना, वहाँ का स्थानीय जो है चीज़ है और ये स्थानीय चीज़ बहुत ही फेमस है, ठीक है। इन्हें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बनारस के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है भैया, तो ये जो है जीआई टैग अभी हाल ही में जो मिला है, तो हाल ही में 11 मिला है, लेकिन टोटल लगभग 22 यहाँ पे जीआई टैग हैं। और पूरे यूपी में अभी तक 45 उत्पादों को जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल चुका है, जो पहली बार इसे मिला था दार्जिलिंग वाली चाय को सन 2004 में, ठीक है। ये देखिए उत्तर प्रदेश के कितने जो है इस साल 2023 में, ठीक है, हमने आपको बताया है कि साल 2023 में अभी ये जो है कितना दिन हुआ है, तभी आज ही आपका 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल तक की स्थिति में टोटल 11 वस्तुओं के उत्तर प्रदेश को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ये भी एक अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये देखिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों छपने वाला प्रश्न, इसलिए छपने वाला कि भाई साहब अभी तो हम इनका एक प्रश्न कल आपको दिखाए थे कि इनका आर्टेमिस मिशन, अमेरिका का आप जानते हैं नासा का जो आर्टेमिस मिशन है, चंद्रमा पर आपकी इस 4 लोगों को ले जा रहे हैं, उसमें 3 मेल हैं और एक फीमेल है, ठीक है, फीमेल अफ्रीकन मूल की हैं। आर्टेमिस मिशन 2 2025 तक अमेरिका लॉन्च करेगा, अमेरिका मतलब नासा लॉन्च करेगी, वहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी। दोस्तों वहीं की एक जो है ये रॉकेट लॉन्च करने वाली एक एजेंसी है जिसे वर्जिन ऑर्बिट कहते हैं। ये बेचारी क्या है, ये दिवालिया होने की स्थिति में आ गई है, तो इसने अपने आप को दिवालिया घोषित करने का फैसला किया है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। नासा कहाँ की है, तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो कहाँ की है, इंडियन
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है हमारे कहाँ का हो जाएगा, इसरो है, भारत का हो जाएगा, ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी है। दोस्तों क्वेश्चन जो भी आएगा सबको उत्तर आप देंगे, आप शिद्दत से खाली देखते जाइए और ना दुख ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और भाई साहब जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, ठीक है भाई साहब, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो पेन पेपर को बंद नहीं करना, चलने देना जब तक सफलता मिल न जाए, आपके कदमों में ना आ जाए, जब तक आप अपने सपने को साकार न कर ले, ठीक है भाई साहब। ये प्रश्न देखिए, हाल ही में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके नेता जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, ये कौन है भैया? तो आप देखते हैं संसद में गुलाम नबी आज़ाद हमेशा कांग्रेस की तरफ से टोपी लगाए बेचारे बैठे रहते थे, अब उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है, इन्हें आपको याद रखिएगा। आपको यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी दिख रहे हैं, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों की गोलियों से इन्होंने अंतिम गोली से अपने आप को शहीद कर लिया था, और इन्होंने कहा था कि आज़ाद थे, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। तो यही थे जो है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, जो है मूल रूप से इनका पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी जी है। ये जो है इनके पिताजी के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया है, और इनके घर का संरक्षण भी हमने आपसे कहा था कि इसको थोड़ा सा करना चाहिए। हम बात कर लेते हैं मायावती की। तो जो बहुजन समाजवादी पार्टी है इसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी हैं। कर्नाटक चुनाव में कुछ सीटों पर अकेले एकदम चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी हुई हैं। आप जानते हैं कोनराड संगमा को, तो जो कोनराड संगमा जी हैं आप ये देखते हैं एनपीपी, ठीक है, तो ये जो नेशनल पीपल्स फ्रंट है इसके जो है हेड हैं, और ये मेघालय के कोनराड संगमा कौन नहीं जानता है भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़े, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के विजयी छक्का किस गेंदबाज के विरुद्ध 2011 विश्व कप में विजयी छक्का मारा था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए जिसको कहते हैं, वानखेड़े स्टेडियम में पूर्व भारतीय कप्तान एम एस धोनी किस टीम के गेंदबाज के विरुद्ध 2011 विश्व कप में विजयी छक्का मारा था भैया? तो श्रीलंका गेंदबाज है, इनका नाम है नुआन कुलशेखरा। बात कर लिया जाए एडम गिलक्रिस्ट कहाँ खिलाड़ी हैं, ये जो है ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, और ऑस्ट्रेलिया क्या है, विकेट कीपर ये रह चुके हैं। इमरान खान जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज बॉलर भी थे। मुथैया मुरलीधरन बेचारे, मुथैया मुरलीधरन जो है स्पिनर थे श्रीलंका के, बहुत अच्छे वाले, इन्हें आपको याद रखिएगा। कल का रिवीजन देख लीजिए, अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। दुनिया के 22 नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76% के साथ में बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। जापान के समुद्र में 8 किलोमीटर नीचे दिखी दुनिया की सबसे गहराई में तैरने वाली मछली स्नेल फिश प्रजाति मछली। ऋषि सिंह बने इंडियन आइडल सीजन 13 के विजेता, इन्हें आपको याद रखना है, एग्जाम में आते हैं। नासा ने अपने नए चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का किया ऐलान, इसे आप देख लीजिए, एग्जाम में आएगा। नासा ने सोमवार को अगले चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। ये देख लीजिए, विक्टर ग्लावर को आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे जाएंगे, ठीक है। विक्टर ग्लावर, रीड वाइजमैन, क्रिस्टीना हैमरकोक, जर्मी हैसन, ये महिला हैं दोस्तों, ये क्रिस्टीना हैमरकोक महिला हैं, यही फीमेल महोदया जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में है, इन्हें आपको याद रखिएगा, ये अफ्रीकी मूल की हैं, इन्हें भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। दोस्तों चीन ने भारतीय क्षेत्र पर, ये कल की एकदम खास न्यूज आज भी चल रही है, चीन ने भारत के 11 क्षेत्रों पर दावा कर दिया है। ये दोस्तों बोल रहा है कि हमारे 11 स्थल पे अपने मन से यहाँ पे नाम रख दिया है, टियांग पियोंग चियांग करके 11 क्षेत्रों पे। पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला B20 सम्मेलन 2023 आज, मतलब ये आज से 6 अप्रैल तक नागालैंड कोहिमा में आयोजित होगा। ये दोस्तों कल का हम रिवीजन आपको करा रहे हैं। और इसरो ने ये अति महत्वपूर्ण काम किया है, क्या किया है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि RLBLES को आपको याद रखना है, ये अति महत्वपूर्ण है। इनका ये जो यहाँ पे आप प्लेन देख रहे हैं, ये उड़ता हुआ प्लेन आ रहा है, थोड़ा इसको हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये प्लेन है भाई साहब, और ये प्लेन के जो है टायर, ये आर्टेमिस मिशन नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिक ये अपने जो है टायर को खोलने के लैंड करने की सिस्टम हमारे भारत ने ईजाद कर लिया है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या किया है यहाँ पे देख लीजिए कि इसरो ने खुद ब खुद लैंड होने वाले ऑपरेशन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का किया सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने रविवार को चित्रदुर्ग कहाँ से किया है, कर्नाटक से किया है। इसका जो है नाम क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन, इसका सफल परीक्षण हो गया। दोस्तों यह दुनिया में पहली बार है जब एक बिंग बॉडी को हेलीकॉप्टर के जरिए 4.5 किलोमीटर ऊंचाई पर ले जाया गया और रनवे पर ऑटोमनस, मतलब खुद ब खुद ऑटोमनस लैंडिंग के जरिए रिलीज किया गया। वो अपने आप ही अपने दोनों जो है टायरों को क्या
क्या किया, खोल लिया कि भाई अब हम उतरने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये देखिए अभी यहाँ पे उड़ रहा है, तो यहाँ उड़ते उड़ते क्या करेगा, अपने आप लौट आएगा और आराम से नीचे उतर के यहाँ खड़ा हो जाएगा। पहले यहाँ उड़ रहा है, फिर उड़ते उड़ते ये देखो नीचे अपने आप को धीरे धीरे अपने पैर खोल रहा है। तो ये हमने न्यूज़ कल पढ़ाया था, ये महत्वपूर्ण इसरो की उपलब्धि है, इसे आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ देखिए, वाइस एडमिरल संजय जसमीत सिंह ने नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला था। ये रिवीजन है दोस्तों, करंट अफेयर एमसीक्यू की महत्वपूर्ण। आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों? डेली आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। दोस्तों आपसे मिलते हैं इसके बाद महत्वपूर्ण करंट अफेयर के स्टैटिक जीके की स्पेशल क्लास हम लेके आएंगे, उसको आपको पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।